हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलस को कैसे काइनेमेटिक्स में यूज करें। अभी तक तो आपने देखा कि सिर्फ मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस करवाया, ए टू जेड मैंने कैलकुलस उसके अंदर करवा दिया। भले ही वो डिफरेंशियल हो, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस हो, आज हम उसका यूज करेंगे। कैसे यूज होगा देखो, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलस का यूज होता है आपके काइनेमेटिक्स के अंदर। याद है हमने एक फॉर्मूला निकाला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला था? डी एक्स बाई डी टी। एक्स क्या थी डिस्प्लेसमेंट, टी क्या था टाइम, और वी क्या था आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान लो मैंने कह दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल यू नीड इज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि वेलोसिटी इज गिवन एज यू अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चल लेते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी दे दी आपको टी स्क्वायर, और आपको ये कह दे कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू ये डी टी इस तरफ चला जाएगा टी स्क्वायर डी टी। दोनों तरफ मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो आपको लिमिट्स क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैं जीरो से एक्स और जीरो से टी तक की लिमिट्स यहाँ पर ले लूंगा। आफ्टर इंटीग्रेशन मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं आगे इंटीग्रेट नहीं करने वाला था, बस ये एक आइडिया लगाकर मैं दे रहा था कि अभी तक जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि याद होगा तुम लोगों को एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा था, दैट इज डीवी बाई डी टी। फिर मान लो अगर तुमसे कोई कहे कि भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, अगर तुम्हारे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल वेलोसिटी तुम्हें दे दी गई टी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब मुझे पता है कि यहाँ तक आते आते लेक्चर के इन्हीं 2 सेकंड के अंदर तुम्हें इतनी कंफ्यूजन हो गई होगी कि भाई कहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करें और कहाँ पर हम डिफरेंशिएशन यूज करें। ये सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि कहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करें और कहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज बता दूं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन फॉर्मूला रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर भी इंटीग्रेशन यूज कर सकता हूँ, कहीं पर भी डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले देखा कि मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन थी वेलोसिटी, और मेरे दिमाग में ये मुझे पता था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं वेलोसिटी को डेरिवेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर से तो ये चीज पता चल गई कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फॉर्मूला के ऊपर बेस होता है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करा जाएगा कि भाई आपने इंटीग्रेशन ही करना है या डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की जरूरत थी, मैंने करी लॉजिकली। ऊपर की तरफ मुझे क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी। निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं dt को इस तरफ ले गया, तो ऑब्वियसली डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी के साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, ये डिफ्रेंशिएट हो रहे। अब जब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे तो लॉजिकली ये क्या होंगे, इंटीग्रेट ही होंगे। मानते नहीं मानते, हाँ या ना, है ना? तो यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल सोचते हैं कि भाई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं उनके दिमाग के अंदर ये बात ठूस देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। क्वेश्चन की सिचुएशन आपको बताएगी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना है। सबसे पहली बात है कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस हम आईआईटी जेईई के लेंगे। ठीक है, अच्छी बात होगी, रिकमेंडेड बात होगी कि अगर आप एक अच्छा कोचिंग मटेरियल फॉलो करें, नहीं फॉलो कर सकते तो आप संगेज बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहां से भी क्वेश्चन लेंगे, और हम पीवाईक्यूज से भी क्वेश्चन लेंगे, काफी सारे क्वेश्चन लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को डीपली, जितना डीपली हो सके एनालाइज करें और उनको करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारे वार्म अप क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूँ। वार्म अप क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ इससे हम अपने आप को वार्म करेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस में लाएंगे। हमें क्या दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टू यू एज वेलोसिटी इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे हमें दे रखी है। हमसे क्या कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन of the time t equal to 1 second if it is given that displacement is 20 meter at time t equal to 0। पहली लाइन क्वेश्चन की खुद पढ़ो, मेरी
मेरी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे बोलने पर विश्वास मत करो, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ रहे, तभी मैं फिर कहूंगा कि एक बार क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन जरूर पढ़ लो। क्या दे रखा है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पार्टिकल की ओरिजिन से। एक आपका कोई ना कोई ओरिजिन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इस पार्टिकल की ओरिजिन से एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पर। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन यही है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 0। जब टाइम 0 होगा तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, हम इसे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन भी कह सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। दे क्या रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर से निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे क्या रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। अब यहां पर अपने आप से सवाल पूछो, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा या डिफरेंशिएशन लगेगा। अगर वेलोसिटी निकालनी होती और डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता तो डिफरेंशिएशन लगता, लेकिन अभी क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। पहले फॉर्मूले के अंदर फिट कर लो, तुम्हें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उसे फॉर्मूले के अंदर फिट कर लो, बाद में सोचना कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। ठीक है, मैंने फॉर्मूले के अंदर फिट कर लिया, मुझे सिर्फ ये चीज दे रखी है, बाकी और कोई चीज नहीं दे रखी। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और ये तो क्या होगा, ये तो बस बेचारा टाइम है छोटा सा, इसे मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या टाइम मुझे दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, डिफरेंस इन टाइम मुझे दे रखा है। यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू 0 से लेकर टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड तक मुझे आंसर निकालना है। क्या यहाँ पर मैं डी टी को टाइम T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ, तो सर बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, मैंने आपको फिर बताया था पिछली क्लास के अंदर कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके अंदर ये जो dt होता है ये 0 को टेंड कर रहा होता है, कहने का मतलब है dt इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी। ये मैं क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे यही सोचते हैं, मुझे पता है इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे बच्चों के दिमाग के अंदर घुसने की आदत हो गई है कि वो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार नहीं टाइम तो दे रखा है, मैं तो ये लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, मैं तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं टाइम t इक्वल टू 1 लगा दूंगा या फिर 1 माइनस 0 लगा दूंगा। तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं कर सकते, ये एक इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, हमने इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकाला कैसे था, मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। याद होगा जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ रही थी, आपने बस ये कहा था एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस तब बन जाएगी जब आप लिमिट डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड कर देंगे। तो वो जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ हम बना रहे थे अगर आप लोगों को याद होगा, यहां पर ये क्या थी, सीकेंट थी। ये क्या थी, सीकेंट। ये क्या बन जाएगी, जब आप डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड करा देंगे तो ये सीकेंट हटकर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनकर रह जाती है। क्या बनकर रह जाती है, टेंजेंट। याद आया, और टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है। तो जब आप ये ऐसे टी को 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये जो डेल्टा टी होगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो ये चीज क्या थी, डेल्टा टी, ये चीज क्या थी, डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा टी 0 को टेंड हो रही है, ये बस एक पॉइंट पर आकर स्थित हो जाएगा। मतलब आप इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरेस्टेड हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तभी तो इसका नाम था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये डेल एक्स बाई डेल टी एक फाइनाइट डिफरेंस से एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस निकल कर आया था, जिसे हमने क्या लिखा था, डी एक्स बाई डी टी। और ये जो डी बाई डी टी था ये क्या था, हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर था। आई होप से सबके अंदर दिमाग में इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर हमें क्या नहीं करना। अब क्या करना है वो बात करनी है हमें। तो हमने करा 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, डी टी को मैं इस तरफ ले गया इक्वल टू डी एक्स। यहाँ तक ये बात समझ आई, इतना हमने लिख दिया। याद रखो जब भी ऐसी कोई फॉर्म आ जाती है ना, जब भी ऐसी कोई फॉर्म आ जाती है जिसमें एक फंक्शन हो, फिर उसका वेरिएबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ डी हो, फिर इधर भी कुछ वेरिएबल आ जाए जिसके साथ डी लगा हो, हमेशा याद रखना इसके साथ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैं इतना प्यार प्यार से सिर्फ इसलिए ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चे इसके बाद भी डाउट देने लग जाते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप सबके सारे डाउट्स मैं साथ ही साथ में क्लियर करता जाऊंगा।
ये हमने एक्सप्रेशन निकाला। अब एक्सप्रेशन में दो चीजें आ जाती है, एक तो लोअर लिमिट लगानी है और एक क्या लगानी है, अपर लिमिट लगानी है। वो हम कैसे लगाएंगे, वो हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करते हुए। अगर आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये एक बाउंड्री कंडीशन, आपको पहली बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन तो आपको दे ही रखी है। क्या दे रखी है कि गिवन दैट, दे रहा हूं मैं कि भाई 20 मीटर है वो ओरिजिन से दूर, अगर उसका टाइम क्या है, 0। तो यहां पर देखो ये किसका फैक्टर है, टाइम का। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 20। निकालनी कब है, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन निकालना है। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर फिर भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर आउट कर दूं। अच्छा, मैं तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने लग गया था, मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ कि मैं बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा और उसका पहले कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चे क्या है, कंसेप्ट को भूल जाते हैं। याद होगा मैंने एक इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब या कांस्टेंट सी सिर्फ इसलिए लगाता है क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स नहीं थी। जिस समय आप लिमिट्स लगा देंगे ये कांस्टेंट सी हट जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई। हमारे पास यहाँ x तो नहीं है, t है, तो यहाँ पर x की जगह हम t को भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। दीज ऑल आर जस्ट वेरिएबल्स, ये सब के सब वेरिएबल्स हैं, जितना मर्जी जैसे मर्जी नाम से चेंज कर दो। मैं यहाँ इंटीग्रेशन शुरू करूंगा। 10 के साथ कौन है, 1। 1 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, 1 का मतलब होता है एक्स टू द पावर 0। यहां तक बात समझ आई। तो यह है एक्स टू द पावर 0, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस 2t, 2 टाइम्स ऑफ t की पावर क्या है, 1, तो n की जगह लगा दो 1 यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 3। यहाँ पर t की पावर क्या है, 2। देख रहे हो पावर क्या है, 2, तो यहाँ n की जगह क्या लगा दो, 2। तो t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। मैं तुम्हारे को याद दिला दूं कि तुम्हें ये लेक्चर जो है बड़े फोकस से देखना है, क्योंकि आधे बच्चे ना अभी तक ड्रिफ्ट अपार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, ताना मारता रहूंगा कि भाई देखना है तो बड़े प्यार से और बड़े आराम से देखो और फोकस के साथ देखो। अगर बोर हो जाते हो कभी भी, फोकस उड़ने लग जाता है तुम्हारा कभी भी, पॉज करो, पानी पियो, 2 चक्कर लगाकर वापस आओ और फिर देखो। अब जब हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख दिया, मैं लिमिट्स लिखूंगा 0 से लेकर 1 तक की, 0 से लेकर 1 तक की मैंने लिमिट लिखी। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, dx है, यहाँ पर क्या है, dx है। dx के पास क्या है, 1 है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन विल बी एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। देख रहे हो 1 है ना यहाँ पर, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर ये जो dt था ये सबके साथ अंदर गया था, याद रखना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तभी इसने इंटीग्रेशन को निकाल कर दिया और सबके लिए अलग अलग आंसर निकाल कर दिए। यहाँ पर dx सिर्फ किसके साथ था, 1 के साथ था, इसलिए इसने सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करा और इंटीग्रेट करने पर हमारे को ये मिला। तो इसे मैं लिखूंगा x टू द पावर 1 अपॉन 1। इसकी भी लिमिट लगा दूंगा, 0 से लेकर, हमारी कहाँ तक निकालनी है, 0 से नहीं, सॉरी 20 से लेकर x तक की निकालनी है। तो 20 से लेकर कहाँ तक की निकालनी है, x तक की, ये रही। यहाँ तक बात समझ आई। अब करना कुछ नहीं है, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो अपना, t टू द पावर 1, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 अपॉन में 2 t टू द पावर 2, 3 अपॉन में 3 t टू द पावर 3, 0 से लेकर 1 इक्वल टू x टू द पावर 1, 20 से लेकर सम आर्बिट्री x। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि भाई ये कैपिटल x लिखा था मैंने अंदर, कैपिटल x, जो कि स्मॉल x से बाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे सबके लिए लिमिट, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो। पहले 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, लिमिट लगानी है 0 से 1। तो जब तुम इस वाले में लिमिट लगाओगे, इट विल बी 10 टू दी 10, t है यहाँ पर, तो पहले 1 लगाओ माइनस 0 करो। देखो कभी भी जब तुम लिमिट लगाते हो हमेशा याद रखना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होती है। क्या होती है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो ये जो t मैंने यहाँ रख रखा है, इसमें पहले तो वैल्यू लगाओ तुम किसकी, 1 की। ये क्या है, फाइनल लिमिट है, और ये 0 क्या है, तुम्हारी इनिशियल लिमिट है। तो इसमें लगा दिया मैंने, t टू द पावर 1 है, तो 1 की पावर 1, और फिर क्या लगाना है आपको, 0, तो 0 की पावर 1।
प्लस टी स्क्वायर, 1 लगाएंगे, 1 की पावर स्क्वायर माइनस 0 की पावर स्क्वायर, प्लस टी क्यूब, 1 की पावर क्यूब माइनस 0 की पावर क्यूब, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब x के लिए लगाऊंगा, देखो x के लिए क्या है, स्मॉल x लगाना पड़ेगा, स्मॉल x फाइनल लिमिट है टू द पावर 1 माइनस इनिशियल लिमिट क्या है 20, तो x की जगह, कैपिटल x की जगह क्या लाओगे 20, तो ये कितना निकल कर आएगा 10 प्लस 1 प्लस 1, और देखो ये 20 में इस साइड भेज रहा हूँ तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 20 30 32, तो ये हमारा आंसर कितना निकल कर आ रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 32 मीटर, क्या निकल कर आ रहा है 32 मीटर, उसने पूछा था ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो कितना निकल कर आया 32 मीटर। चलो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब इसने पूछा कि हमसे एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन क्या होगी। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी क्या दे रखी है हमारे को 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, लिखा। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, हमेशा की तरह वही करा जो मैंने पहले करा था, बस फॉर्मूले के अंदर रख दिया, उसके बाद जो होगा भगवान भरोसे होगा। मुझे एक्सेलरेशन निकालना था और ये क्या निकल कर आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट हमेशा क्या करता है, एक सेक्रिफिसेबल वेरिएबल को, एक ऐसा वेरिएबल जो उसके साथ लगा होता है उसे आगे कर देता है। कहने का मतलब है यहाँ लोगों की लड़ाई चल रही है, एक बंदा अपने पास धुआंधार बंदूक लेकर आया, यहाँ हमारा कांस्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट पता है क्या करता है, कांस्टेंट इस वेरिएबल को अपनी ढाल की तरह यूज करता है। ये जो बंदा है जो बंदूक लेकर आया है, ये कौन है, ये है हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर। ये क्या है, डी बाई डी टी, ये गोली चला रहा है, कांस्टेंट कहेगा मैं क्यों गोली खाऊं, ये बंदा है तो इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ये तो है ही फंक्शन ऑफ टी, ये तो है ही टी, है ना, ये है ही टी, ये इसे आगे कर देगा, तो ये खुद डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा और टी का डेरिवेटिव हम लेंगे। अब देखो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला भी बताया था, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, एन टी एन माइनस वन, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय टी 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या है 3t स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, n की वैल्यू है 2, तो 2t 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 2t टू द पावर 0 विच इज 1 प्लस 3 2 जा 6 t टू द पावर 1। कई सारे बच्चे मुझसे तब भी पूछते हैं सर t टू द पावर 0 आपने 1 कैसे लिख दिया, तो भाई एनीथिंग पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकल गई, क्या निकल कर आ रही है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने आप को अच्छे से वार्म अप कर लिया है, वार्म अप करने के बाद हम करेंगे एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे अच्छे खासे क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से, ये सेंगेज की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको फिर से जोर डालूंगा कि ये एक ऐसी बुक है जो खरा सोना है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें क्या दे रखी है 108 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज डीवी बाय डी। अगर पहली चीज तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सब कैसे हैं, एक्स की फॉर्म में। तो यहां पर ये चाहता है कि तुम एक्सेलरेशन तो निकालो, लेकिन कैसे निकालो, एक्स की फॉर्म में निकालो, और तुम्हारे को डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में दे रखी है, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर मैं कहूंगा कि याद करो मैंने और भी चीजें तुम्हें पढ़ाई थी, तुम कहोगे कि क्या सर आपने हमें क्या पढ़ाया था, मैंने कहा कि याद करो कि यार ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। तुम कहोगे सर ये कैसे आया, मुझे तो फिर से दिमाग में नहीं आ रहा, मैं फिर से भूल गया, हमेशा की तरह जैसे मैं भूलता आया हूँ, है ना, यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है 99% बच्चे यही काम करते हैं। तो मैंने देखो तुम्हें बताया था क्लास में कि इसे लिखते हैं डीवी बाई डी टी, और यहाँ पर मैं डीवी और डी टी को अलग अलग लिख देता हूँ, ऊपर भी डी एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, तो ये कितना बनकर आ गया वी डीवी बाय डी एक्स। तो तुम कहोगे हाँ सर ये तो बन गया यहाँ पर। इससे तुम क्या समझे, पहली चीज दिमाग में ये बैठाओ कि तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या तुम्हें डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है।
क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर तुम्हारे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, और यही एक एक्सप्रेशन है जो वेलोसिटी और एक्स को रिलेट कर कर एक्सेलरेशन का आंसर तुम्हारे को दे देता है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, वेरिएबल्स को यहाँ पर लगा देना है। मैंने क्या कहा था, एक बार जब फॉर्मूला डेरिवेट मतलब फॉर्मूला ड्राइव कर लो, उसके बाद चीजों की वैल्यू वहां पर लगा दो, अपने आप आंसर आएगा। तो v की जगह तुम क्या लगाओगे, यहाँ पर देखो v स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, v स्क्वायर कितना दे रखा है, 108 माइनस 9x स्क्वायर। तो तुम कहोगे v की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 9x स्क्वायर। तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 9x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 9x स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करते हुए। लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे को एक ऐसा आसान तरीका बताऊं जिससे तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ जाए, क्योंकि इसका आंसर आएगा लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, और किसी के पास इतना समय नहीं होता, खासकर मेरे पास, कि मैं तुम्हारे को इतना लंबा आंसर कराऊं। तो यहां पर मैं अपने फंक्शन को वापस लिखूंगा। अब देखो, मेन काम क्या है, मुझे v dv बाई डी एक्स टर्म निकालनी है। अगर मैं कहीं से v dv बाई डी एक्स टर्म निकाल पाया पूरी की पूरी, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देखा यार, ये स्क्वायर रूट वगैरह चढ़ाने से परेशानी मुझे ही हो रही है। एक बार बस एक बार डेरिवेट करके देखता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, तुम कहोगे सर आप यही मेथड यूज क्यों कर रहे हो, आप ये मेथड यूज क्यों नहीं कर रहे। देखो, पहली बात है, फर्स्ट हैंड में यही मेथड यूज करता हूं, सच बात बोलूं तो, है ना। कोई मेरे दिमाग में आकर ये नहीं बोल रहा कि आप ये वाला मेथड यूज करो, नहीं, ये मैं बाई चांस लगा रहा हूं आपके सामने। अब मैं बाई चांस लगाकर सिर्फ ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरा क्वेश्चन छोटा हो सकता है। हाँ, इस जगह छोटा हो रहा है। देखो, नीचे वेरिएबल है एक्स और ऊपर वेरिएबल क्या है, वाई, ठीक है। ऊपर अलग वेरिएबल है, नीचे अलग वेरिएबल है, तो सबसे पहले ऐसा करे क्या कि ये डेरिवेट हो जाए। मैंने आपको बताया था, जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एन आप ये लगाते हैं, मैं इसका कंसेप्ट आपको वापस याद दिला दूं। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले तो आप y को डेरिवेट करते हैं एन वाई एन माइनस 1 से, क्योंकि y भी एक पोटेंशियल फंक्शन है। y भी एक पोटेंशियल फंक्शन का मतलब है y भी एक बड़ा ही पॉसिबल फंक्शन हो सकता है x का। तो मुझे अलग से क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब मेन बात क्या है, जिस जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये कहूंगा कि इस फॉर्मूले को रट लो। अभी के लिए तो तुम्हें इस फॉर्मूले को रटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर नीचे x हो और ऊपर x के फंक्शन की जगह कोई और चीज दे रखी हो, तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर y की जगह क्या है, v है, और उसकी पावर भी क्या है, स्क्वायर है, पावर भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में लगाइए, n की वैल्यू है 2, v टू द पावर 2 माइनस 1 dv अपॉन dx दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 9, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने यहाँ पर बताया है क्या होगा, उसकी इंडाइस क्या है, उसकी पावर क्या है, 2, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, इट विल बी 2v टू द पावर 1 dv बाई dx दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 18 x टू द पावर 1। दो निम्न 18 होते हैं, तो v टू द पावर 1 dv बाई dx मस्ट बी इक्वल टू माइनस 9 x टू द पावर 1 निकल कर आ रहा है। ये था एक लाइन का आंसर। ये मत समझना कि मुझे कोई आत्मज्ञान हुआ है कि मैंने ये लगा दिया, इसे कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। जब तुम एक एक्सपीरियंस की अलग लेवल पर पहुंच जाते हो, काफी साल पढ़ा लेते हो, पढ़ लेते हो, कम से कम 1 साल तो कर ही लेते हो इस चीज के अंदर, तो ये आइडिया अपने आप दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो दिमाग के अंदर ठोका पीटी मत करना कि भाई मेरे दिमाग में तो ये आइडिया नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हम भी जूनियर हुआ करते थे तो हम भी इसी मेथड को लगाकर आंसर लाया करते थे। तो इस मेथड से आंसर लाने का काम है, हुआ तुम्हारा होमवर्क है। जिस जिसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दे दे, सर मेरा आंसर आ चुका है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। और आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा माइनस 9 एक्स टू द पावर 1। और v dv बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ऊपर जाओ और ऑप्शन चेक करो,
यहाँ पर क्या -9 x⁻1 दे रखा है, यस, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, है ना, जरूरी भी है। हमें क्या दे रखा है, 2019 12 अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट, वो सॉरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि इस स्पीड से मूव कर रहा है, v = b√x, ये आपको स्पीड दे रखी है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = टाउ, t = टाउ में पार्टिकल की स्पीड आपको निकालनी है। पॉज करो, क्वेश्चन खुद पढ़ो, फिर मैं इसे समझाता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करता हूँ। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि भाई मैं तुम्हें स्पीड दे रहा हूँ, पार्टिकल 1 डायमेंशनल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये बता दो कि इसकी स्पीड एट टाइम t = टाउ क्या होगी। अब गलत तरीका क्या है, गलत तरीका, रॉन्ग वे टू डू इट, काफी बच्चे क्या करेंगे, वो कह देंगे v = b√टाउ या कुछ ऐसा करके आंसर निकाल देंगे। या फिर वो पता है क्या करेंगे, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक और गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ तो x दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट सा दे रखा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे ताकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आंसर निकाल दे और t को मतलब टाउ को यहाँ पर रख दे, फिर उनका आंसर गलत आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, दो लोगों का सिलेक्शन होता है। कौन से दो लोग हैं, पहला जिसका आंसर ऑप्शन से मैच कर जाए, ठीक है। अब तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि IIT JEE ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि भाई गलत ऑप्शन भी डालना शुरू कर देंगे। तो अगर आपका ऑप्शन आ चुका है ऑप्शंस के अंदर तो इतना ज्यादा खुश मत होना, गलत भी हो सकता है। दूसरा किसका सिलेक्शन होता है, जिसका ऑप्शन आए ही ना, क्यों, वो आगे बढ़ जाएगा, वो कहेगा यार ऑप्शन तो आ नहीं रहा है ना। अब मान लो मैं हूँ, मेरा आंसर कुछ फलाना फलाना निकला, आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कहूंगा यार छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब सही तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सही तरीका क्या है, अगेन क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस, क्या यूज करना पड़ेगा, कैलकुलस, है ना। हमें स्पीड दे रखी है, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, 1 डायरेक्शनल फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन के अंदर तुम्हारी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। काफी बच्चे ना बड़े लूज तरीके से क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सेम कर देते हैं। मेरे भाई कर रहे हो करो, मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज की, कम से कम एक बार यहाँ पर जो लिखा जाता है उन कंडीशंस को जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। कंडीशंस जो ये होती हैं ये इसलिए ही लिखी जाती है ताकि हम इन्हें आदर और सत्कार दे सके। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने कहा कि चलो कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ dx/dt दैट विल बी इक्वल टू b√x। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, लेकिन अपने आप से पूछो क्या इस फॉर्मूले की जरूरत है लगाने की। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है स्पीड एट टाइम टाउ। ये फॉर्मूला लगाने से क्या तुम स्पीड एट टाइम टाउ निकाल पाओगे, तो कई सारे बच्चे कहेंगे जी हाँ सर निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे सर, हमारे को dx = b√x dt करके dx/√x = b dt अगर हम कर दे और यहाँ पर लिमिट लगा दे तो हम x को t की फॉर्म में निकाल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने क्या, अच्छा, बड़ा ही प्रभावी आंसर है तुम्हारा, एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखो उन बच्चों का भी तरीका देख ले जो ये सोच कर आए हैं कि यार हम ये भी तो कर सकते हैं, है ना। आंसर क्या आएगा, यहाँ पर बना x⁻⁻½ इंटीग्रल dx = b dt। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v = b√x along पॉजिटिव x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = टाउ, अज्यूम दैट द पार्टिकल इज ओरिजिन एट टाइम t = 0। तो एट टाइम t = 0 पर ये पार्टिकल ओरिजिन पर है और एट अ सर्टेन टाइम t = टाउ इस पार्टिकल की पोजीशन मान लो हो जाएगी x, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x⁻n dx वाला, x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ लगाएंगे x⁻ क्या है, -½ तो -½ + 1 अपॉन -½ + 1 और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से x तक की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा b × टाइम t 0 से टाउ तक का लिमिट्स लगाएंगे। तो देखो
एक्स तो यहाँ पर एक्स ही उतर कर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाफ, नीचे भी क्या हो जाएगा एज अ होल हाफ। जब आप जीरो लगाओगे तो माइनस जीरो आ जाएगा इक्वल टू बी टाउ। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ रहा है, एक्स टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, ये हाफ है ये इस तरफ चला जाएगा, बी टाउ अपॉन में टू, ये आया। अब हमने क्या करा, यहाँ हमें दे रखा है तो b इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स, हमने उस पोजीशन की बात करी, इस पोजीशन की बात करी और यहाँ पर लगा दिया, क्या आ रहा है बी टाउ अपॉन में टू। सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर टाउ अपॉन में टू। क्या यहाँ पर बी स्क्वायर टाउ अपॉन में टू गिवन है? जी हाँ। क्या ये सही आंसर है जो उन बच्चों ने दिया, जो बच्चे कह रहे थे सर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अब दिमाग लगाकर सोचो, उन्होंने सही आंसर निकाला तो निकाला कैसे, उन्होंने कैलकुलस की ताकतों का सदुपयोग करा, कैलकुलस तरीके से यूज करा, उन्हें पता था कि कैलकुलस कैसे यूज करना है, कैसे एक लाइन के अंदर कैलकुलस हमारा आंसर निकाल कर दे देगा। इसके एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसे मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड के बारे में मैं बस आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, यहाँ पर बता सकता हूँ कि एक दूसरे मेथड से भी आप कैसे इस चीज को निकाल सकते हैं। तो वो जो दूसरा मेथड है वो रिलेट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन से, बेसिकली v इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन से, ठीक है। मैं ये इसलिए टच अपॉन नहीं कराना चाह रहा, अभी तक मैंने वो चीज शुरू नहीं करी है। ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी, ये होगा एक्सेलरेशन और ये होगा टाइम टी। तो इस मेथड के अंदर तुम्हारे को क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, v dv बाई dx से। ये बात समझ आई? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है उसमें एक्स की वैल्यू जीरो लगा दो, क्योंकि तुम टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन पर ही हो, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो आ जाएगी। फिर टाइम क्या है आपका, टाउ है, तो इससे भी करके निकाल सकते हो। चलो सीधा सा आंसर है, मैं निकाल कर आपको बता ही देता हूँ, मेरे को बताना नहीं चाहिए मगर फिर भी क्या है ना, आजकल क्या है सभी बच्चों में ये है कि भाई स्पून फीडिंग हो जाए। तो ये मेरे पास आंसर निकल कर आ रहा है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये आंसर कैसे निकल कर आया। मेरे भाई मैंने बताया था डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या लगाओगे, हाफ लगाओगे और ये वाला आंसर खुद लेकर आओगे, मैं नहीं लाऊंगा। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये मेरे पास निकल कर आ गया। क्या करा मैंने यहाँ पर, डीवी बाई डी एक्स निकाला, ये क्या है आपका डीवी बाई डी एक्स, इसे मैं यहाँ लगाऊंगा। तो जब मैं यहाँ लगाऊंगा, याद रखना ये अलग v है मेरे भाई, ये जो v है, ये जो v है ये अलग है, फाइनल वेलोसिटी है जो हम निकाल रहे हैं। ये जो v यहाँ पर दे रखे है ये वो v है जो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा v फाइनल इज इक्वल टू b अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन टू अंडर रूट एक्स, और इस टाइम की जगह क्या लगाऊंगा, टाउ। देखो आंसर बिल्कुल सेम वही निकल कर आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में टू टाउ। ये आंसर निकल कर आया, ये है आपका सेकंड मेथड। कुछ और क्वेश्चन हम इसके ऊपर ट्राई आउट करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए होमवर्क दिए जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, चीजें पता होनी चाहिए। A point moves such that displacement as a function of time is given to as x cube t cube plus 1. Its acceleration as a function of time t will be. हमसे पूछा जा रहा है कि acceleration as a function of time t निकालना है। देखो मैंने कई सारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले कराए अभी तक तुम्हें, लेकिन तुम कहोगे यार कोई भी सर ने एक ऐसा फॉर्मूला तो कराया ही नहीं जिसके अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टली एक्स और टी से रिलेट हो रहा है ना। यहाँ तो भाई एक्स और टी दे रखा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, यार हाँ हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से रिलेट करते हैं, फिर वेलोसिटी से रिलेट करने के बाद वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट को, इस एक्स को डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी फॉर दैट, डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी से रिलेट करते हैं, देन वेलोसिटी से रिलेट करने के बाद एक्सेलरेशन से रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, 100% करेक्ट है। कम से कम लेक्चर लेने से तुम्हारे दिमाग तो बढ़ रहा है ना। इतना तो दिमाग बादाम खाने के बाद भी नहीं बढ़ा होगा। बहुत सही सोच रहे हो। क्या करना है हमें, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वाले फॉर्मूले को, तो ये कुछ नहीं है, ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होती है।
तो यहाँ पर से बातों बातों में हमें एक नई चीज पता चल रही है, क्या? कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वरना अदरवाइज जैसा तुम सोच रहे थे कि भाई मैं पहले वेलोसिटी निकाल लूं, फिर वेलोसिटी निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव ले लूं एंड देन मैं अपना एक्सेलरेशन निकाल लूं, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी यही है। ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम काम ही है। तो पहले क्या करोगे? इसका पहला डेरिवेटिव निकालोगे। अब डेरिवेटिव कैसे निकालोगे वो चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन, एक्स इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन टू द पावर 1/3। पावर को मैंने उस तरफ भेज दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? डी एक्स बाई डी टी मैंने निकाला, तो ये कितना है? पावर 1/3। अब देखो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है डेरिवेटिव की प्रैक्टिस के लिए भी। हम यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने तुम्हें बताया था ना, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एन वेयर वाई कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। याद आया? बस अब हम एक्स की जगह टी ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टी कर दूंगा। मैंने कहा था ना ये वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर टी कर दिया। तो अब क्या है? वाई एक फंक्शन है टी का और हम वाई को डेरिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ वाई की वैल्यू है टी क्यूब प्लस वन। वाई की पावर क्या है? 1/3। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एन वाई एन माइनस वन डी वाई बाई डी टी। फॉर्मूले के अंदर लगाओ। एन की वैल्यू क्या है? 1/3। वाई की वैल्यू क्या है? टी क्यूब प्लस वन। ठीक है, पावर है 1/3 माइनस वन। फिर डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? अगेन टी क्यूब प्लस वन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैं वापस लिख देता हूँ इस चीज को। ये बात समझ आई? इस चीज को तो छेड़ना मत अभी के लिए, बिल्कुल मत छेड़ना, बस ऐसे ही लिख दो। ये क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस वन, दैट इज 1 - 3/3। ये भी करके मुझे दिखाना पड़ रहा है ना, ताकि इसमें डाउट ना आ जाए। अब इसे डेरिवेट करना है। देखो पहले हम किसे डेरिवेट करेंगे? टी क्यूब को, फिर किसे डेरिवेट करेंगे? वन को। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3t²। वन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। आई डू थिंक सो अभी तक डेरिवेटिव सबको आ गए होंगे। इसका क्या हो जाएगा? टी क्यूब प्लस वन माइनस 2/3, और ये क्या हो जाएगा? 3t²। ये क्या आ गई आपकी? वेलोसिटी। ये क्या आ गई आपकी? वेलोसिटी। 3 से 3 काट दो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? t² अपॉन में टी क्यूब प्लस वन टू दी पावर 2/3। अब तुम कहोगे सर नीचे क्यों चला गया? भाई माइनस की पावर है। आई होप सो ये सबको पता होगा 10th क्लास 9th क्लास से कि माइनस की पावर नीचे की तरफ आ जाती है। वेलोसिटी निकल आई। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे डेरिवेटिव करेंगे? क्वेश्चन रूल से। जिस जिसको क्वेश्चन रूल नहीं आता वो अभी और इस वक्त समझ ले और जिंदगी भर याद रखे कि ये है आपका फंक्शन नंबर 1 और ये नीचे वाला है आपका फंक्शन नंबर 2। पहले फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। t² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t। फॉर्मूला लगाना और आंसर लाना। नीचे सेकंड फंक्शन के टी क्यूब प्लस वन टू दी पावर 2/3, तो इसे एज इट इज लिख देना। फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 2/3 टी क्यूब प्लस वन 2/3 माइनस वन, फिर टी क्यूब प्लस वन अंदर से डेरिवेटिव होगा 3t², और t² जो ऊपर की तरफ है वो एज इट इज यहाँ पर लिखा आ जाएगा, उसे मैं छोड़ दूंगा। अपॉन में देखा फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज छोड़ा, जैसे सेकंड फंक्शन पहले मैंने एज इट इज छोड़ा था ऐसे फर्स्ट फंक्शन भी एज इट इज छोड़ दिया। अपॉन में टी क्यूब प्लस वन टू द पावर 2/3 टू द पावर होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर। एक चीज ध्यान देने वाली है, हमने इतना आंसर निकाल लिया, वेल एंड गुड वाली बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऑप्शंस किस फॉर्म में दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे t/x की फॉर्म में। ध्यान से देखो, तो ये याद रखना ऑप्शंस बड़े खतरनाक है। t/x की फॉर्म में दे रखा है। हमारे को x की वैल्यू क्या दे रखी थी? टी क्यूब प्लस वन, मुझे भी याद नहीं क्या दे रखी थी, वापस जाकर देख लूंगा। बस यही दे रखी थी टी क्यूब प्लस वन टू द पावर 1/3। तो देखो यहां पर से अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर मैंने लिखा है टी क्यूब प्लस वन टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2, इसे बन जाएगा टी क्यूब प्लस वन टू द पावर 4/3। तो यहाँ पर ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस वन
टू द पावर 1/3 टू द पावर 4, और ये बन जाएगा हमारा x टू द पावर 4। अगर सही बात बोलूँ ना, एक्चुअल में हमारा आंसर निकल चुका है। एक बंदा, एक बच्चा, समझदार बच्चा इसी से अंदाजन आंसर निकाल सकता है। वो कह देगा यहाँ पर ही कोई ना कोई एक ऐसा आंसर है जो इस जैसा दिख रहा है, मगर क्या है, मैं बड़े आराम आराम से करूंगा। मुझे पता है काफी बच्चों को अभी भी इस चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ने ये जादू का काम कर कैसे दिया, ये इतना हिस्सा सर ने निकाल कैसे दिया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, अब इतने बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छी बुरी बातें सारी चीज जान चुका हूँ। मैं फिर से इसे एक बार डेरिवेटिव करके तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। जिसको देखना है अच्छे से देखे, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारा डाउट है कि भाई ये चीज जो है, ये मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरे से ये तो होने नहीं वाली, सर ने ये कैसे कर दिया। पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने याद दिलाया था ना, yn-1 dy/dt, ये फॉर्मूले के हिसाब से मुझे लिखना है। n की वैल्यू क्या है, 2/3, तो 2/3, y की वैल्यू क्या है, t³ + 1, पावर क्या होगी, n-1, मतलब 2/3 - 1, और फिर हमारे पास क्या है, dy/dt, ये कितना है, ये हिस्सा हमारा y है, ये हिस्सा क्या है, y, तो इसे डेरिवेट करेंगे। t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t², और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे करके ये आंसर मैंने यहाँ पर निकाला है। आई होप सो अब तो इतना आंसर सबका निकल चुका होगा। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, जरा अगर आप ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो भी हमने ऑप्शंस निकाले हैं, या तो उसके अंदर आ रहा है x⁵, नीचे x⁵, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ t आ रहा है, यहाँ t आ रहा है, यहाँ t² आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ ऐसे हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो हमें वैसे ही फॉर्म में आंसर निकालना है। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हमें पता है x = t³ + 1 टू द पावर 1/3 था, यही था। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया 2t t³ + 1 टू द पावर 2/3, तो मतलब ये हो गया x का होल स्क्वायर। देख रहे हो, ये क्या हो गया, x का होल स्क्वायर। अगर नहीं याद आ रहा तो इन दोनों साइड स्क्वायर करके देख लो। तो ये देखो, t की पावर 2/3 क्या बन जाता है, x का होल स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2t x का होल स्क्वायर -2/3। देखो एक काम कर सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था, है ना। तो हम लिखने से बच जाएंगे। पता नहीं मैंने इतना लंबा क्वेश्चन क्यों चूज करा, मैं चाहता तो इस चीज से बच भी सकता था। देखो यहाँ पर क्या है, t³ + 1 ब्रैकेट 2/3 - 1, 2/3 - 1 कितना होता है, सबसे पहले तो ये देख लो, 2/3 - 1 = 2 - 3/3, विच इज इक्वल टू -1/3, क्या है, -1/3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1/t³ + 1 टू द पावर 1/3, 1 क्योंकि माइनस है ना, और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/x। फिर यहाँ पर क्या है, ये है 8t² यहाँ पर, और ये है 8t² यहाँ पर, उस चीज को हम यहाँ लिख देंगे। तो अरे ये कहाँ गया, हाँ, तो ये हो जाएगा t⁴ अपॉन में x⁴। बहुत आराम आराम से सॉल्व करूंगा, 2 को बाहर निकाल लूंगा भाई, एक t को मैं यहाँ पर से कॉमन ले लूंगा, निकाल लिया सर, x⁴, ये हुआ x² - t⁵ अपॉन में x अपॉन में x⁴, 2t/x⁴, इसे एलसीएम ले लिया मैंने, और ये जो एलसीएम से x आया था वो नीचे चला गया। आई होप सो ये तो यार सबको पता ही होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं फिर भी निकाल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ अभी अभी कर रहा हूँ, कभी तुम ये लोग समझो कि भाई सर तो हर चीज़ में और इजी तरीके से निकाल कर देंगे। हमें अपना दिमाग बंद नहीं रखना, खोले रखना, ठीक है। अपने दिमाग के द्वार थोड़े खोले रखना। वो ऐसे आ रहा है, इस जगह देख लो, ऐसे आ रहा है 2t, ओह सॉरी, यहाँ पर मैं x⁴ पहले ही बाहर ले चुका था, गलती से, ठीक है। तो वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही है अभी भी। खैर, ये बना गया, ये x⁵ आया। ये मत समझना ये कहीं x⁴ सर ने अपनी तरफ से लगा दिया, मैंने नहीं लगाया भाई, गलती से लग गया था। ये x⁴ यहाँ पर था, अंदर था, मैं अंदर ही रखा था, और गलती से उसे बाहर भी लिख दिया था,
है ना, ये तो हो जाती है गलती सबसे। एक्स टू द पावर क्यूब, क्या फॉर्मूला है, टी टू द पावर क्यूब, टी टू द पावर क्यूब प्लस वन, प्लस वन। तो टी टू द पावर क्यूब प्लस वन माइनस टी टू द पावर क्यूब अपॉन में एक्स टू द पावर फाइव। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा टू टी अपॉन एक्स टू द पावर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने एक तो ये चीज सीखी, जो वो समझदार बच्चा था जिसने अंदाजा लगा लिया था, अब उसका आंसर भी गलत आ सकता है ना। तो हाफ वे में कभी आंसर सॉल्व करके अंदाजा मत लगाना, क्योंकि आंसर क्या निकला, टू, और वो समझदार बच्चा कौन था, मैं आंसर क्या लगा देता गलती से, थ्री। लेकिन इतना भी समझदार नहीं हूं कि मैं पूरा आंसर ना निकालूं, है ना, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है मुझे इतने साल पढ़ाकर कि भाई मैं तो पूरा आंसर निकालूंगा, जल्दबाजी कभी करूंगा नहीं। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, टू आ रहा है। अब क्या ये क्वेश्चन जेई मेंस लेवल का था, बिल्कुल था। अब तुम कहोगे कि सर इतना लंबा क्वेश्चन जेई मेंस लेवल का कैसे है, तो भाई मुझे नहीं पता, है तो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लाइन बाय लाइन तुम खुद करके देखोगे, वरना डाउट आएंगे कि भाई बिना करे डाउट आ रहे हैं, तो ये तो बात गलत है। जेन्युइनली अगर तुम्हारे पास डाउट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर हमेशा लिखा रहता है ना। खैर, क्लास में भी हम मिलेंगे ही। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम सोच रहे होंगे यार कितने और क्वेश्चन करवाएंगे, तो शांति नहीं हो रहा ये बंदा, इसकी भूख कब शांत होगी क्वेश्चन करवाने की, तो वो कभी शांत नहीं होने वाली जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे, मैं क्वेश्चन करवाना बंद नहीं करूंगा, है ना। कह रहा है वेलोसिटी is depend on time such that v equal to 4 minus 2t. Find the distance traveled by the particle from 1 to 3 second. क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या देगा, अभी तक के क्वेश्चन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फलाना ढिमकाना बता रहे थे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे को डिस्टेंस निकालने पर मजबूर कर रहा है। क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, वो डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं होता। क्यों अलग होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था डिस्टेंस या तो जीरो रह सकता है या फिर वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, साथ ही साथ डिस्टेंस सिर्फ ऐड हो सकता है, कभी सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ आई। हमें दे रखी है वेलोसिटी इक्वल टू 4 माइनस 2t। पहली बात है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें क्या है हमें ध्यान में देनी है। क्या चीजें ध्यान में देनी है, हमें ये चीज ध्यान देनी है कि 1D मोशन ही होना चाहिए, 1D यूनिफॉर्म मोशन ही होना चाहिए, अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होने वाले, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे हम। यहां तक बात समझ आई। ठीक है, अब कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पहली बात है, तुम ये चीज देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां पर तुम्हारे को वो डिस्टेंस निकालने के लिए दे रहा हो, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पर हमारा पार्टिकल यू टर्न मार ले। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और इतने सॉल्व करवा चुका हूँ कि अब जब भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, सबसे पहले मैं अपने आप से खुद पूछता हूँ कि भाई देख ले, क्या ये यू टर्न प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि 99% बच्चों को यू टर्न में ही प्रॉब्लम आती है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू टर्न में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बच्चों को कि वो यार आंसर निकालेंगे, आंसर उल्टा सीधा आएगा, या जीरो भी आ सकता है या फिर नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, मगर आएगा उल्टा सीधा ही। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता एक्चुअली कि वो यू टर्न प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अपने दिल पर हाथ रख के तुम्हें खुद ही पूछना पड़ेगा क्या ये यू टर्न प्रॉब्लम है। कैसे पता करें ये यू टर्न प्रॉब्लम है, वेलोसिटी को जीरो रखकर पता करो कि या ये यू टर्न प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कोई चीज यू टर्न मारती है, तुम भी अगर यू टर्न मार रहे होते हो कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ तुम्हें वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है। एक पॉइंट आता है जहां तुम्हारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तुम आगे नहीं बढ़ रहे होते, तुम पीछे नहीं बढ़ रहे होते, तुम यहाँ से अपनी बाइक को मोड़ लेते हो, है ना भाई, बाइक तो मोड़ोगे ना। ये बाइक तुम्हारी खड़ी है, तुम पीछे की तरफ, अच्छा चलो बाइक को छोड़ो यार, तुम खुद ही हो, तुम आगे की तरफ जा रहे हो, तुम्हें याद आया भाई मैं घर पे कुछ भूल गया, तो एकदम से तुम पीछे की तरफ मुड़ोगे नहीं मुड़ोगे, उसी पॉइंट पर मुड़ोगे नहीं मुड़ोगे, उसी पॉइंट पर रोटेट करोगे नहीं करोगे, गोल घूमोगे नहीं घूमोगे, ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पर बी को क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। जीरो रखकर देखो और वो टाइम निकालो जहां पर क्या है यू टर्न आ रही होगी। तो ये देखो आ रही है यू टर्न, हाँ आ रही है यार। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें अपनी चीज को दो पार्ट्स में बांट लेना है। 0 से लेकर 2 सेकंड का एक मोशन होगा, ये पहला मोशन होगा, और 2 सेकंड से लेकर कहाँ तक का, 3 सेकंड तक का अगला मोशन होगा। अपने मोशन को दो पार्ट्स में बांट लेना है। लिमिट्स तुम्हारे को क्वेश्चन में दे रखी होगी। लिमिट्स यहाँ पर जैसे मुझे क्या दे रखी है, फ्रॉम 1 सेकंड टू 3 सेकंड, क्या दे रखी है, 1 से 3। तो यहाँ मैं 0 लिख रहा था,
उस जीरो को मुझे नहीं लिखना। कहाँ से कहाँ तक का लिखना है, 1 से लेकर सेकंड तक, पहले से लेकर दूसरा सेकंड, फिर दूसरे से लेकर तीसरा सेकंड। लिमिट को ऐसे तोड़ लेना है। लिमिट क्या थी, 1 से 3, लेकिन दूसरे पर तो यू टर्न हो रही है, तो 1 से 2 गए और फिर 2 से 3 आपको जाना है। चलो आगे करते हैं। वी 4 - 2t, वी को लिखना dx/dt, dx को लिखना 4 - 2t, dt इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए तो लिमिट हम तोड़ चुके हैं। क्या क्या लिमिट हमने तोड़ी है भाई, पहले से दूसरी, तो टाइम t इक्वल टू पहला से लेकर टाइम t इक्वल टू दूसरा। यहां तक बात समझ आई, पहले से लेकर दूसरा। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो जब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड था, तुम ये मानकर चलो तुमने कुछ ट्रेवल ही नहीं करा है, जीरो पर बैठे हो तुम। क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया ना, तो ये मान लो तुम जीरो पर बैठे हो और तुमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा 0 से लेकर d तक का। तुम कहोगे सर पहले तो आप x लिख रहे थे, अब d क्यों लिख रहे हो? तो भाई मेरी मर्जी, मेरा वेरिएबल, मेरा दिल, मैं x लिखूं या d लिखूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम भी d लिख लो, तुम p q r s t u v w लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम चाहो तो यहाँ s लिख लो, डिस्टेंस। इसे इंटीग्रेट करा तो क्या आ जाएगा, s। इसे इंटीग्रेट करेंगे, 4 के साथ कौन है, 1, तो टाइम t माइनस 2t, तो 2t² अपॉन में 2। इंटीग्रेशन बार बार नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक ही बार कराता हूँ, ठीक है? तो इंटीग्रेशन बार बार नहीं कराऊंगा, एक ही बार कराऊंगा और लिमिट लगाऊंगा 1 से लेकर 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वैसे मैंने डायरेक्टली s लिख दिया, x लिखता 0 से लेकर s, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर भी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, 2 से 2 कैंसिल कर देना, t² 4 - 1, 4 1 माइनस 4 -1 कितना होता है, 3 होता है, +1 आंसर आएगा। तो पहले तुम कितना चले, 1 से लेकर 2 तक कितना चले, 1 से लेकर 2 तक तुम चले सिर्फ 1 मीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सर जी 2 से लेकर 3 तक। कैसे निकालेंगे, फिर से वही इंटीग्रेट कर दो, लेकिन लिमिट चेंज कर देना। तो 4 3 - 2 माइनस, यहां पर भी लिमिट रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। आंसर निकाल दूं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, ये सर ने कर कैसे दिया, ये जादू एकदम से सर ने लिमिट कैसे लगा दी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे पता है ना, मेरे दिमाग में ना तितलियां कह रही हैं कि भाई इस बंदे को ना समझ नहीं आ रहा है कि ये लिमिट कैसे निकाले। मगर पहले मैं एक पॉइंट प्रूफ कर दूं, फिर उसके बाद तुम्हें बेसिक्स समझा दूंगा। पॉइंट प्रूफ करने का मतलब क्या है, मेरा आ रहा है आंसर -1, निकाल क्या रहा हूं मैं, डिस्टेंस, है ना? अब तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या रखें, यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या रखें, क्योंकि हमारा क्या है, यू टर्न है। आपने सर कहा कि 1 से लेकर 2 तक का तो आपने आंसर निकाल दिया, 1 से लेकर 2 तक हमारे पास आ गया s, यहाँ था 0, यहाँ था s, यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर आ गया 0 से लेकर s, ठीक है? तो यहाँ का आपने आंसर निकाल दिया, ये कितना आंसर आया सर, 1 मीटर का। 2 से लेकर 3rd सेकंड, दूसरे सेकंड से लेकर तीसरे सेकंड के लिए, दूसरे सेकंड से लेकर तीसरे सेकंड के लिए आप आंसर क्या निकालोगे? तो यहाँ पर हमने दूसरे से लेकर तीसरे सेकंड के लिए टाइम के लिए तो इंटीग्रेट कर दिया, आंसर कितना निकल कर आया, -1। हम निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस कभी माइनस हो सकता है? तो तुम कहोगे नहीं सर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस अगर माइनस नहीं हो सकता तो हम उसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। कैसे पॉजिटिव लेंगे, मॉडुलस लगा देंगे। मैंने हमेशा से ये चीज बताई थी कि भाई डिस्टेंस के आगे क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये तो बात हमें समझ आ गई कि जो भी हम इंटीग्रल का इवेल्युएशन करेंगे, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो मॉडुलस लगा लगा कर करेंगे। ये पहली चीज थी जो मैंने पॉइंट यहाँ पर प्रूफ करना था। दूसरा पॉइंट ये प्रूफ करना था कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हुई, आपने इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करी, बताता हूं। 4, ये t लिखा है, फाइनल लिमिट क्या है t की, 3, इनिशियल लिमिट क्या है t की, 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगाया, t² था, तो t² था, तो एक बार t² t के अंदर 3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर,
माइनस टी के अंदर 2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये बात समझ आई। ऐसे करके मैंने इसे यहाँ पर इवेल्युएट करा। आई होप सो ये चीज समझ आ रही होगी, है ना। अब आई हमारे डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस डी एक्स का इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? क्या हम यहाँ से एस से लेकर कहीं और तक का करें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यू टर्न प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना, यू टर्न प्रॉब्लम यहाँ बनाता हूँ, यू टर्न प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना जहां से तुमने स्टार्ट करा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट नंबर 1, इसे मैंने कहा एंडिंग पॉइंट नंबर 1 क्योंकि यहां से तुम चले और यहाँ पर आए, ये तुम्हारी एंड ऑफ जर्नी 1 हुई, ये जर्नी 1 हुई जिसका एंड हुआ। ठीक है, यहाँ के लिए बिल्कुल अलग तरीके से लिमिट डिफाइन होती है जो तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। फिर जब तुम जर्नी 2 स्टार्ट करोगे वो यहाँ से होगी और ये तुम्हारा क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये तुम्हारा क्या होगा एंडिंग पॉइंट होगा। तो अगर ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो तुम यहाँ पर अपना डिस्टेंस 0 मान सकते हो और यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या लॉजिक आप लगा रहे हो? मेरे भाई मैं कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगा रहा। अपन लोग 8th क्लास के अंदर स्केल ले लेकर मापा करते थे कि हमने स्केल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप ली, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप ली। वही तो मैं कर रहा हूँ। मुझे निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए जो पाथ लेंथ मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक गया, मैंने इस पाथ लेंथ को निकाल लिया, फिर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक वापस आया, मतलब ए से लेकर मैं बी तक गया, मैंने ये पाथ लेंथ निकाल ली कि ए बी पाथ लेंथ कितनी है, फिर मैं बी से लेकर सी तक आया तो मुझे बी सी पाथ लेंथ भी निकालनी पड़ेगी और बी सी पाथ लेंथ निकालने के लिए मुझे अलग से स्केल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं अलग से स्केल ले रहा हूँ तो स्केल का 0 ये होगा और उसकी कोई ना कोई सेंटीमीटर की लेंथ ये होगी। मानते नहीं मानते? तो इसलिए यहाँ पर भी मुझे कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से लेकर कोई डिस्टेंस S2 तक। ये बात समझे? डिस्टेंस का खेल ही सारा लेंथ का खेल होता है। तुम्हें हर बार अपना स्केल रखना पड़ेगा और स्केल 0 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है +1 और यहाँ पर भी +1, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया 2 मीटर। यहाँ तक बात समझ आई? तो इसका आंसर क्या हुआ, इस पूरे झमेले का आंसर क्या हुआ 2 मीटर। कई सारे बच्चों को अभी तक पसीना छूट चुका होगा, ठीक है मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ पर ये कैलकुलस वाला पार्ट खत्म करता हूँ। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने चाहे और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट में मतलब जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर मुझे पढ़ाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, या अगर मेरा मन हुआ कुछ और भी पढ़ाना है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को भी बीच में डाल दूंगा। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी तुम मेरा लेक्चर ले रहे हो तो हर चीज़ ही देखोगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।